गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम यहां पर पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री तथा फिजिक्स को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है। इवन एक से ज़्यादा टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं आज, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए क्लास में और हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे सीटेट हो गया, केवीएस, एनबीएस और आपके डीएसएसबी और अन्य बैंकिंग, एसएससी जैसे सभी एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो नोट्स उपलब्ध हैं। ओके, तो समझ गए हैं आप लोग। तो चलिए आप बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन केमिस्ट्री। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो रसायन विज्ञान की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या इसके विपरीत जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे किस प्रकार से प्रोड्यूस की जा सकती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उस सब का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो लिख लेता हूं यहां पर मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रयोग से विद्युत का निर्माण। ठीक है, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं दो चीजों की, और वो दो चीजें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम विद्युत अपघट्य और इसको विद्युत अनअपघट्य। आप इंग्लिश में याद रखें तो बेहतर है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, जो द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि द्रवित अवस्था जिसको आप कहते हैं मोल्टन स्टेट, द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन या कंडक्शन कर सकते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं या विलयन होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब जैसे इसमें आ जाएंगे आपके उदाहरण के तौर पर जितने भी अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, है ना। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो अम्ल हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही उनको आयनाइज किया जाता है, आयनाइज करने के लिए उनको वाटर में डाला जाता है तो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आयंस को जब रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। वैसे ही जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। वैसे ही जो अम्ल है वो जो साल्ट है, लवण है, वो भी क्या करता है, अपने जो आयंस हैं, जैसे कि अगर NaCl है तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं और आयंस में विभाजित होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो कुल मिला के
ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको इनके द्रवित गलित अवस्था में लाया जाएगा, मोल्टन स्टेट में या द्रवित अवस्था में, उस स्थिति में ये विद्युत का के चालक होंगे या कंडक्टर होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे ये ठीक उसके विपरीत होंगे, द्रवित अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आपका शुगर सॉल्यूशन, शुगर यानी चीनी, अगर चीनी का अगर कोई सॉल्यूशन है वो हो गया, और आपके इसके चीनी का सॉल्यूशन है, और क्या है इसमें एग्जाम्पल में, हाँ यूरिया है, ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म है। ये जो सॉल्यूशन है ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं या इसका चालन अपने ऊपर अपने विलयन में से नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो एसिडिक विलयन होगा या बेसिक होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। अब इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको कहते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये जो है, ये वैसे तो टॉपिक जो है ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे केवल कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा आपको कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, वो सब एकेडमिक चीजें हैं, हम उतनी डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमें आपको फिगर के दौरान जो केवल वो थ्योरेटिकल चीजें इसमें क्या क्या चीज यूज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। एक कोई भी वेसल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो अलग अलग मेटल की जो रॉड है वो डूबी हुई होती है, ठीक है। और यहां पर जो है इसके अंदर ये भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है इसमें। और ये जो मेटल की रॉड होती हैं दोनों, ये जो है आपस में ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये जो है ये एक तो पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, और इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट होगी, और यहाँ पर जो ये इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा ये होगा कैथोड, सॉरी इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो होगा एनोड, ये पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा वो होगा आपका कैथोड। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और यहाँ जो आयंस इस इलेक्ट्रोड के जो होंगे, जैसे इलेक्ट्रोड सपोज यहाँ पे NaCl भरा हुआ है, तो NaCl कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना। तो इसमें ये दो आयंस जो हो गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो नेगेटिव आयंस है वो किसकी तरफ भागेंगे, इसकी तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव आयन यानी एनायंस। और जो पॉजिटिव होंगे वो किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो यहां कौन से भागेंगे, आपके कैटायंस, ठीक है। इस तरीके से ये एक पूरा एक परिपथ सर्किट तैयार हो जाएगा कि यहाँ से एनायंस जा रहे हैं, इस पर कैथायन जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं, और जिस साइड को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट साइड में प्रोड्यूस होती है। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी आपके कैथोड से एनोड की तरफ चलेगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, दोबारा समझ लीजिए। ये एक वेसल है जिसमें हमने दो मेटल के कोई भी दो रॉड्स हैं वो डुबा रखी हैं,
उन दो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इन दो रॉड्स में से जो एक रॉड है उसको वो पॉजिटिव होती है, उसको एनोड कहते हैं, दूसरी जो है वो कैथोड जो नेगेटिव होती है। और यहाँ से यहाँ की ओर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। सपोज यहाँ पर मेटल कोई एम होगा तो वो किस में जाएगा, एम पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन मूव निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव बन गया। और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, इस वाले इस पे इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेटल होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव कंडीशन में होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और एम बना लेगा, यानी मेटल को बना लेगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को मूव होंगे, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उसके ठीक अपोजिट की तरफ को मूव होगी, ठीक है, यानी कि कैथोड से और एनोड की तरफ। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। बाकी इसमें क्या रिएक्शन होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन या आक्सीकरण, और यहाँ जो होती है उसको कहते हैं आप रिडक्शन या अपचयन, ठीक है। तो ये जो होगी ये होगी अपचयन, और ये होगी आपकी आक्सीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक ये सेल वाली रिएक्शन है ये कहाँ काम आती है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये जो काम आती है ये आती है आपके डैनियल सेल्स में, जो आपके घड़ी के सेल होते हैं, पुराने जो टॉर्च में मोटे वाले सेल होते हैं, उनमें ये चीज़ें चलती, ये चीज़ काम आती, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर जो काला पदार्थ है वो होता है, वो धीरे वो क्या है, एक केमिकल है, और धीरे धीरे जब वो केमिकल सारा का सारा क्या होगा, यूज हो जाएगा, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो एक तरह से फ्यूल का काम करता है, जिससे लगातार जो है उससे क्या निकल रहे हैं, आयंस निकलते हैं, दूसरी साइड को जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब और दूसरा यूज कहाँ होता है इसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये यूज होता है किसमें, डैनियल सेल में, डैनियल सेल, ठीक है, जो कि सेल होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे कि अगर कोई मेटल है जो कि क्या है, पुराना है या घटिया क्वालिटी का है, लेकिन उसके बाहर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा एक ऐसी अच्छी धातु है, मेटल है, उसकी परत को चढ़ा देते हैं, ताकि उसकी सुरक्षित रहे वो मेटल और चमकदार लगे। तो उस वो जो किस विधि से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसमें यही टेक्निक यूज होती है, कौन सी, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली जो मतलब रिएक्शंस है वो यूज होती है, ठीक है। तीसरा इसका जो उपयोग होता है वो होता है आपका सोना, चांदी, तांबा आदि के शुद्धिकरण में, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन में यूज होता है ये मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसका यूज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। आपको बस ये पता होना चाहिए भाई कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये सब, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो जितना आपको बताने के लिए जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आप अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फ्यूल या ईंधन, ठीक है। फ्यूल या ईंधन, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल या ईंधन वह पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, स्वयं क्या करते हैं, जलते हैं या किसी और के साथ रिएक्शन करके जलते हैं तथा ऊष्मीय ऊर्जा पैदा करते हैं या हीट एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। या हीट पैदा करते हैं, सीधे सीधे ये मान लो। तो क्या करते हैं, स्वयं या दूसरों के साथ प्रतिक्रिया या रिएक्शन
करके ऊष्मा पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपका फ्यूल या ईंधन। और फ्यूल जो है वो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात इन्हीं की करेंगे कि क्या होती है फ्यूल की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो एक आदर्श ईंधन है, आदर्श ईंधन वो सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले तो फ्यूल सस्ता हो, दूसरा आसानी से अवेलेबल हो, दूसरा जो फ्यूल है वो कैसा होना चाहिए, ईंधन का भंडारण आसान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो, स्टोरेज करने में आसानी हो। अगर स्टोरेज का मतलब अगर जो फ्यूल है वो ऐसा है कि हवा में रखते ही अगर उसमें आग लग जाएगी या वो एक्सप्लोसिव है, उसमें विस्फोट हो सकता है, तो इस प्रकार का फ्यूल जो है वो उसको स्टोरेज करना आसान नहीं होगा, वो मुश्किल होगा। ठीक है, तीसरा फ्यूल होना चाहिए कैसा कि जलने पर हानिकारक गैस ना देता हो। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज ना होती होंगी, वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के, या होती है तो कम से कम होनी चाहिए। अगर हार्मफुल गैस रिलीज होती है तो वो फिर अच्छा फ्यूल नहीं माना जाएगा। चौथा जो है वो उसके ऊष्मीय ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मीय मान उसको कहते हैं, वो उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको अलग से ही एक इसके बाद बताता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, फिलहाल आप पांचवा देख लीजिए। तो पांचवा है और अंतिम है कि इसका जो दहन है ना अधिक तीव्र हो और ना ही धीमा। ठीक है, तो फ्यूल ना तो बहुत तेज जलना चाहिए, ना ही बहुत स्लो उसका बर्निंग होनी चाहिए, उसकी बर्निंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए, तब उसको एक अच्छा फ्यूल माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये फ्यूल के अच्छे फ्यूल के एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। सस्ता वो आसान होना चाहिए, भंडारण आसान होना चाहिए, उस पर जो हानिकारक गैस है वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, फिर वो जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका मान हाई होना चाहिए, और वो जो है वो अधिक तेजी से न जलता हो, न ज़्यादा तेज कम, न ज़्यादा स्लो हुआ जलता हो। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू है कुछ। अब हम बात कर लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज़ होती है, या जिसको आप कह रहे हैं, मैंने अभी बताया कि ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तो ऊष्मीय मान जिसको आप कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किसी भी ईंधन के 1 ग्राम को हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त ऊर्जा। यानी कि 1 ग्राम अगर हम उस चीज का, उस फ्यूल का जलाएं हवा में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कितने एनर्जी देगा, वो उसे क्या कहलाएगा, CF वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो
अलग अलग जो फ्यूल है उनकी अलग अलग होती है। अब जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कम होगी, लेकिन जो हाई क्वालिटी का जो वायुयान में यूज होता है, एरोप्लेन्स में बड़े बड़े जंबो जेट्स चलते हैं, तो वो जो जेट्स हैं उनमें जो फ्यूल यूज होता है वो होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी सीएफ वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना, इसीलिए वो तेल महंगा आता है, ठीक है। तो वो डिसाइड होता है कि पर ग्राम जो है वो किसी फ्यूल का जलाने पर कितनी वो एनर्जी को पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये आपने आपको बता दिया मैंने। इसका जो मात्रक है इसको हम मापते हैं किसमें, या तो आप जिसको जैसे ऊष्मा को जिसमें मापते थे उसी में मापेंगे, तो इसको हम या तो मापेंगे कैलोरी में या आपका जूल, ठीक है। तो जूल या कैलोरी में हम क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सबसे अच्छे फ्यूल की बात करें कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से, तो सबसे अच्छा जो फ्यूल है वो माना जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो स्टोरेज करना जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए उसको सामान्य यूज नहीं कर सकते। जैसे आप नॉर्मल गाड़ी में या पेट्रोल डीजल जैसा यूज हो रहा है वैसे वो यूज नहीं हो सकता है, जैसे एलपीजी यूज हो रहा है वैसे भी यूज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो भंडारण करने के लिए क्योंकि वो क्या एक्सप्लोसिव है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने के बाद भी यूज केवल कहाँ होता है, क्यों जो अंतरिक्ष में जाने वाले विमान हैं उनमें यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। जो आपके जेट्स होते हैं समझ कह रहे हैं जो या स्पेस जेट्स कह सकते हैं उनमें यूज होता है। तो उनमें क्यों यूज होता है, क्योंकि ये ज्वलनशील है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है जब ये जलता है। तो इस वजह से ये केवल आपके अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष विमान होते हैं उसमें प्रयोग होता है, सामान्यतः ये हाइड्रोजन फ्यूल यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि इसकी सीएफ वैल्यू के हिसाब से ये सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। और इसमें और क्या चीज रहेगी, हाँ एक और चीज आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, ईंधन कहा जाता है, ठीक है। भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी तो इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है छोटे लेवल पर, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है इस वजह से। लेकिन भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी में सुधार आता है तो हो सकता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन्स हैं वो भी हाइड्रोजन से चलने लग जाएं, धीरे धीरे जो छोटी गाड़ियां हैं बसेस हैं वो भी हाइड्रोजन से चलने लग जाएं, क्योंकि ये फ्यूचर का ईंधन है, फ्यूचर का फ्यूल, इसमें संभावनाएं हैं मतलब कुल मिला के, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है आपका कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्यूल के बारे में। अगर हम कुछ फ्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कोल गैस। कोल गैस, तो जो कोल गैस है वो एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है, और ये क्या है, कई सारी गैसों का मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैसें हैं आपका, मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई आपके, और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और अन्य हाइड्रोकार्बन। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो होती है मीथेन गैस, ठीक है। तो ये इन सारी जो गैसें हैं इनका मिक्सर करके हम बना देते हैं क्या, कोल गैस, जिसको आप कोयला गैस भी कहते हैं, ठीक है ना, कोल गैस। तो कोल गैस एक अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत जो है वो अच्छी वैल्यू देता है, कि हीट अच्छी देता है, मतलब पावर अच्छी देता है, ठीक है। तो ये है आपके कोल गैस। दूसरी इंपॉर्टेंट जो गैस है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो है वाटर गैस।
ठीक है, इसको आप कहते हैं हिंदी में, नाम याद रख सकते हो तो रख लेना। इसको हिंदी में कहते हैं आप भाप अंगार गैस, या इसको भाप अंगार गैस कहते हैं, लेकिन आप वाटर गैस ही है, क्योंकि एग्जाम में वाटर गैस आता है। और वाटर गैस 2-3 बार आ चुका है। ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाता है? वाटर गैस कहलाता है। और ये एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत सस्ता है। ठीक है ना, और ये कोल गैस में भी यूज किया जाता है, इंडिपेंडेंटली भी, मतलब कई जगह पर ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है वाटर गैस। जैसे कि परमाणु जो भट्टी है, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वहां पर ये यूज होती है वाटर गैस, एज ए मंदक के रूप में यूज होती है, मतलब वहां पर रिएक्शन को स्लो करने के लिए यूज होती है। कौन सी? वाटर गैस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तीसरा जो फ्यूल है वो है